हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। हम लोगों ने ये जो है गुड गवर्नेंस तक हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी आई क्यू की बुक से तो देख लिया गुड गवर्नेंस के टॉपिक को। हमने बेसिकली स्टार्ट करा था गुड गवर्नेंस का टॉपिक। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट, ये कौटिल्य के विचारों से। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि गुड गवर्नेंस का दायरा क्या होता है। ये कौटिल्य के विचार, गुड गवर्नेंस कैसे मर्ज हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे पुश होता है। फिर हमने बात करी यहाँ पर कि व्हाट इज सो गुड अबाउट गुड गवर्नेंस की टर्म गुड एज अ प्रीफिक्स क्यों यूज होता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस क्या है, यूनेस्कैप के अकॉर्डिंग आठ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड गवर्नेंस की। और फिर हमने फाइनली लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी कि पिलर्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के, जिसके बारे में हमने स्मार्ट अप्रोच देखी जो कि स्कॉलर्स वगैरह देते हैं। अब हम इस गुड गवर्नेंस के टॉपिक को विजन आई के मटीरियल से देखते हैं ताकि इसको और कंसोलिडेट करा जा सके इस टॉपिक को। तो आपको याद होगा हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर यहाँ तक तो बात कर ही ली थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुड गवर्नेंस को समझते हैं। ठीक है, अगर गुड गवर्नेंस है तो देखो बैड गवर्नेंस भी होती होगी। अब बैड गवर्नेंस कैसे हो सकती है, जहां पर क्या जो सरकार हो वो एक्शन में तो हो, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हो सकता है वो करप्ट हो, वो अनअकाउंटेबल हो, वो अनरिस्पॉन्सिव हो, वो अनएथिकल हो, वो एफिशिएंट ना हो, इफेक्टिव ना हो, वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, और सबसे बड़ी बात श्रेया, वहां पर सिस्टम देश का पी सी टी ना हो, यानी कि पार्लियामेंट्री ना हो, सिविलियन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ना हो। इसके अलावा क्या हो, पार्लियामेंट्री की जगह कैसा हो, वो प्रेसिडेंशियल हो। अब पता है मैं प्रेसिडेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, हम फिर भी अगर ले, पता है क्यों बोल रहा हूँ बैड गवर्नेंस के अंदर, कभी कभार वो प्रेसिडेंट डिक्टेटर भी तो बन सकता है। नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। चलो, लेकिन हम चलो फिर भी अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना लिखें और पी पी सी डी को अगर हमें वो करना हो, अपोजिट करना हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम हो, वो डिक्टेटोरियल रिजीम हो, है ना। और वहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा करके लिख लो आप, एक वन पार्टी सिस्टम हो, जैसे अर्सवेल यूएसएसआर के अंदर था। याद है, फिर वो सोशलिस्ट रिजीम वहाँ की कैसी रिजीम बन गई थी, कम्युनिस्ट रिजीम बन गई थी। और सोशलिस्ट रिजीम के अंदर सरकार जनता के वेलफेयर के बारे में सोचती है, लेकिन जब वो कम्युनिस्ट रिजीम बन जाती है तो लोगों की प्राइवेट लाइफ के अंदर भी दखलंदाजी करी जाती है। राइट, यानी कि ये तो हो गया बैड गवर्नेंस। अब देखो, विजन का मटेरियल की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही यूनिकनेस है इसकी। आपकी थिंकिंग और ब्रॉड होगी और अच्छा लगेगा आपको समझ कर ये सब चीज़ें। देखो, गवर्नेंस बाय इटसेल्फ इज नॉट अ न्यूट्रल टर्म। श्रेय, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना, देखा था ना प्रीवियस पीडीएफ के अंदर, अगर आपने रिवाइज करा हो तो देखा होगा आपने कि गवर्नेंस एक न्यूट्रल टर्म नहीं है। हमेशा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे आपको। गवर्नेंस अपने आप से गुड नहीं बन जाएगी। गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट इन एक्शन। लेकिन गवर्नमेंट इन एक्शन का दायरा ये भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे सारा, ये तो सारे हमें बुरे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नेंस बाय इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल टर्म, वाइल गुड गवर्नेंस, ये जो टर्म है गुड गवर्नेंस, ये इंप्लाई करता है इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को, पॉजिटिव क्वालिटीज को और पॉजिटिव वैल्यूज को, जो कि एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस एक काफी ज्यादा डायनेमिक कंसेप्ट है, और यहां पर हर एक पर्सन की खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि गुड गवर्नेंस को वो देखना कैसे चाह रहा है, या इसको कैसे डिफाइन करा जा सकता है। यानी कि इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर इसलिए, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री में आपको कभी अपने देश में सोचना पड़ता है, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी चीज पोस्ट करने से पहले सोचना पड़ता है? नहीं ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर लोगों के लिए फ्रीडम का जो डायमेंशन है, वो ही उनके लिए एक गुड गवर्नेंस का डायमेंशन है। ऐसा होता है क्या कि जो मोदी जी टीवी पर देखेंगे, जो भी वो गाना सुन रहे हैं, वही आपके मोबाइल में बजे और वही आपको देखना पड़े? ऐसा है नहीं ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो वो मोटू देखेगा, जो वो सुनेगा, जब वो हंसेगा तब हंसना पड़ेगा, जब वो रोएगा तब रोना पड़ेगा। वहां पर लोग लिबर्टी को तरस रहे हैं।
तो ये सब्जेक्टिविटी आप समझ गए क्यों है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है यार ये वाली चीज यार। औरतों को हमारे देश में फ्रीडम और लिबर्टी है यूएसए के कंपैरिजन में, यूएसए के कंपैरिजन में कम है, यूरोपियन नेशंस के कंपैरिजन में कम है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं, गल्फ नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया के कंपैरिजन में अब है। क्या बोल रहे हो मयूर? गल्फ नेशंस के कंपैरिजन में हमारे देश की औरतों को फ्रीडम लिबर्टी है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक औरत ने मॉल के अंदर बिना चुन्नी डाले, बिना घूंघट डाले एक सेल्फी डाली और उसको चौक चौक स्क्वायर में काट पीट के खिलाती गई और चील कौओं को? हुआ इंडिया में कभी वाला केस? ऐसी कंट्रीज में लेकिन ये वाला केस हुआ है? होता है। वहां पर दो तरह की पुलिस होती है, एक सिविलियन पुलिस, एक रिलीजियस पुलिस, मॉरल पुलिस, जो कि ये देखती है कि आप शरीयत लॉ को वॉयलेट तो नहीं कर रहे हो। तो देयर इज मस्ट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि देख रहे हो श्रेया, अलग अलग देशों के अंदर जाकर ईशा गुड गवर्नेंस का दायरा बदल जा रहा है ना, कि व्हाट इज गुड इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, उनके लिए क्या चीज अच्छी है ना, राइट? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 8 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करता है गुड गवर्नेंस की। कितनी? 8। पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, एंड विच फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो स्टडी आईक्यू के मटेरियल में यहाँ पर क्या देखा था, ये देखो, मैं एक चीज़ की कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। कैटेगरी ऑफ गुड गवर्नेंस ये सारी यही है, देख लो, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यही है ये सारी की सारी, है ना। अब यहां पर अगर आप इसको देखो तो ये चीज किसकी है? अकॉर्डिंग टू यूनेस्कैप, अकॉर्डिंग टू यूनेस्कैप इसने बोला ना गुड गवर्नेंस की 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और अगर आप यूनेस्कैप को लिखो, ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट ठीक है, इन दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गुड गवर्नेंस की, दोनों ने 8 पे ही अपनी मंजूरी दी है। बात क्योंकि यहां पर आप ये एस्केप को और यहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हटा दो, ये बात तो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था ही कर रही है ना, अलग अलग बातें थोड़ी ना करेंगे। सब ऑर्गन तो वो यूएन का ही है ना, ऑर्गन भी नहीं, मतलब एक ब्रांच कहना चाहिए, ऑर्गन तो क्योंकि 6 होते हैं यूएन के। बात तो क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की उठ रही है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यहाँ पर क्या, अगेन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे एक सिविल सर्वेंट वाले चैप्टर के अंदर कि एक अच्छे सिविल सर्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं, ये हमारी सेकेंड एआरसी या बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी है, तो वो दायरे मतलब ऑल मतलब उनके सेम है काइंड ऑफ, कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट के पास क्या क्वालिटीज़ होती है। खैर, अगर हम यहाँ से देखें एक बारी एक एक कैटेगरी को, तो बात करें पार्टिसिपेशन की, तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होना चाहिए। ये एक कॉर्नर स्टोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गुड गवर्नेंस की। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बेसिकली क्या होगा, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को अच्छे से उनका रोल हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो मॉनिटर कर सकें।
हाउएवर पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमने पढ़ा था ना शायद इसको, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, विच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी। कुछ भी अलग नहीं है, मैं बस एक बार ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी। मैं बस ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। बिल्कुल सेम है ये स्टडी की वाला जो चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद कंसेंसस ओरिएंटेड, क्या कंसेंसस मेजोरिटी के बराबर होता है क्या? नहीं, है ना। मेजोरिटी में हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो, जैसे मतलब मान लो 1000 लोग हैं, मेजोरिटी के लिए आपको कितने चाहिए? 501। लेकिन मयूर आप ये भी तो देखो कि 499 अगेंस्ट भी तो है फिर उस पर्सन के, तो ये क्या पागल है? ये नहीं चाह रहे वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, तो डैट इज नॉट गुड गवर्नेंस। ये सिर्फ गवर्नेंस है कि मेजोरिटी लोग चाह रहे थे तो हमने ऐसा कर दिया, लेकिन गुड गवर्नेंस का दायरा कहता है कि कोई भी डिसीजन कंसेंसस बेसिस पर आना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस रिक्वायर मेडिएशन, इंटरफेरेंस, मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव इंटरफेरेंस, जो मतलब जब भी दो जुटों के बीच में कोई पर्सन अगर बात को सॉल्व करने जा रहा है तो उसको मेडिएटर कहेंगे, ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट इन अ सोसाइटी टू रीच अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी, और ये चीज अचीव कैसे करी जा सकती है, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट पूरी कम्युनिटी का। अब मैंने आपको बताया, देखो कंसेंसस वाली बात भी ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाती है ईशा, वो इसलिए हो जाती है ईशा थ्योरेटिकल, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी यूसीसी में आपको बताया, यूसीसी के लिए हमें एक कंसेंसस चाहिए, लेकिन श्रेया क्या वो जेन्युइन एक प्रॉपर कंसेंसस होगा क्या जिसके अंदर हम ये कह सके कि 100% लोगों की मंजूरी रही है इंडिया के अंदर इसको लाने की? लेकिन दुनिया के सामने तो ऐसी छवि पेश करी जाएगी ना कि भारत के लोग जो हैं वो यूसीसी को लाने के लिए मान गए हैं, यहाँ पर देखो सोसाइटी रिफॉर्म हो गई है, लोग थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। छवि तो ऐसी बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी बताओ? कश्मीर से जब धारा 370 को जब हटाया गया तो ये उसको बोला गया कि सभी लोग ये चाहते थे, बड़े टाइम से बोलना चाह रहे थे, तो क्या कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठी थी बताओ? सब लोगों की मंजूरी थी कि जो कश्मीर का जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब हट जाए, कश्मीर का स्पेशल रिकॉग्निशन स्टेटस हट जाए, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंट दिखाया कैसे गया? कंसेंसस बेसिस पर। तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑन what is needed for sustainable human development and how to achieve the goals of such development। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या चाहिए और ऐसे गोल्स को अचीव कैसे करा जाएगा? रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस जो है उसके अंदर वी नीड फेयर लीगल फ्रेमवर्क जो कि इम्पार्शियल तरीके से एनफोर्स हो। अब इम्पार्शियल तरीके से एनफोर्स हो यानी कि कानूनी दायरा, सबसे पहले अगर ये लॉ है तो वो कानूनी दायरा ऐसा हो कि ये संविधान की मर्यादाओं को भंग ना करे। तो इसके लिए ये भी देखा जाता है कि देयर शुड बी फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ माइनॉरिटीज एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए हमारे पास कमीशंस भी हैं, NHRC, SHRC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर माइनॉरिटीज, फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन, है ना। और हमें एक ज़रूरत है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से विदाउट फियर एंड फेवर काम करे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि इम्पार्शियल और निष्पक्ष रूप से काम करे। इनकरेक्टेबल पुलिस फोर्स की भी रिक्वायरमेंट है हमें। दैट इज सिने क्वा नॉन फॉर इम्पार्शियल एनफोर्समेंट। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल या फिर एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल या फिर एब्सोल्युटली नेसेसरी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स डिसीजंस टेकन एंड देयर एनफोर्समेंट आर डन इन अ मैनर जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली ये होना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए कि सिटीजन्स को एटलीस्ट हर एक डिसीजन के बारे में पता हो, उनको रिफॉर्म करा जाए। अब इसी ट्रांसपेरेंसी से आगे चलकर ये बनेगी ना अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस, ये तय होगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज freely available in easily understandable forms and directly accessible to those who will be affected by such decisions and their enforcement। जैसा कि श्रेया एक एग्जाम्पल देकर समझाओ हम सबको
3 फार्म बिल्स के अंदर सरकार का विरोध बेसिकली क्यों हुआ, और वहां पर अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो कैसे सब चीज़ें सही चलती, या ट्रांसपेरेंसी की लैकिंग की वजह से सारी चीज़ें कैसे बिगड़ गई। 3 फार्म बिल्स का एग्जाम्पल देकर समझाओ मुझे। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ मिसिंग थी, सेकंड वाला, ठीक है। कंसेंसस भी नहीं था, पार्टिसिपेशन भी नहीं था लोगों को, है ना। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ना। विरोध क्यों ज़रूरी, मतलब लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट मैनर से अगर लोगों को इन्वॉल्व करा जाए, लोगों को बताया जाए, तो लोग जो है वो जान पाएंगे कि उनके लिए जो पॉलिसी आ रही है, तो उनको बताया तो जाए वो कैसी पॉलिसी आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल इन easily अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय सच डिसीजन अंडर इन्फोर्समेंट। तो सरकार को पहले ही बताना चाहिए था ना कि किसान इससे प्रभावित होने वाले, तो किसानों के लिए क्या लेकर आना चाह रही है सरकार, है ना। किसान, ये सरकार पहले क्लियर तो करे कि उनका एजेंडा क्या क्या किसानों के लिए। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एंड दैट इट इज प्रोवाइडेड इन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स। और ये कैसे होगा, मीडिया की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर आरटीए एक्ट जो है, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है लोगों के हाथ में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। क्योंकि आप आरटीए लगाकर सरकारी दफ्तरों में सरकारी अधिकारियों से आप सवाल जवाब कर सकते हो, राइट। और वो भी लिखित में, है ना। आपको एक चीज पता है मयूर, श्रेया, कुणाल, कि जो आरटीआई होता है, आरटीआई का रिप्लाई आप कोर्ट में केस लड़ते हुए आप उसको यूज कर सकते हो। सरकारी अधिकारी के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करनी है, कुछ भी करनी है, आपने पहले आरटीआई लगाया, आरटीआई से आपको रिस्पांस मिले, नहीं मिला या नहीं मिला, जो भी है, आप उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मतलब मान लो, हम ऐसा समझ लेते हैं मयूर, कि कोई एक पर्सन है, वो एक ब्लॉक में, एक एरिया में रहता है, और उसकी दादागिरी बहुत ज़्यादा चलती है। उसने अपना मकान ना, जितना उसको एलोकेट करा गया है, जितनी लैंड या जो भी है, उससे आगे बना रखा है, और बालकनी जो है वो आगे बना रखी है। ठीक है। अब आपने कंप्लेंट करी, आपने कंप्लेंट करी सरकारी दफ्तर में इस चीज़ की। अब यहां पर क्या है, आपने ये वाली जो कंप्लेंट करी, आपने आरटीआई लगाया, कंप्लेंट में मतलब कोई वो नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया ना, आपने आरटीआई लगाया, आरटीआई का कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो ऐसा नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, आपने तो गलत चीज़ को हाईलाइट करा है ना। यू आर अ विसल ब्लोअर इन दिस केस। आप ये बोल रहे चीज़ कानूनी तौर पर गलत है। सब लोग ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे तो पूरी रोड नहीं गिर जाएगी, सबकी बालकनी एक दूसरे से चिपकेंगी, फिर तो कोई स्पेस ही नहीं होगा तारों वारों के लिए, तो इनका मकान टूटना चाहिए कायदे से। लेकिन वहां पर आरटीआई लगाने के बाद श्रेया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप उस आरटीआई को कोर्ट में लेकर जाओ, और कोर्ट ना श्रेया उन, जैसे मैंने मान लो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग हैं या जो भी हैं, ऐसे लोगों की नौकरी खा जाएगा कोर्ट, और वो वाला काम फटाफट होकर होते हुए मिलेगा आपको फिर उसके बाद। ठीक है। ये चीज लोगों को कैसे एम्पावर, ये एम्पावरमेंट लोगों को कैसे मिली यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ अ टूल नोन एज आरटीआई। अकाउंटेबल, accountability is the acknowledgement and assumption of responsibility for actions, products, decisions and policies. The components of accountability are answerability, sanction, redress and system improvement. यानी कि accountability हमको किस सेंस में देखने को मिलती है, there should be answerability. अब जैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के केस में ये आरटीआई का टूल पढ़ रहे हैं,
लेकिन आरटीआई का टूल एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी का भी तो टूल है। आंसरेबल है कि नहीं ये सरकारी अधिकारी जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को सैंक्शन जो करा जा रहा है, सरकार किसी भी चीज़ को, बजट को सैंक्शन कर रही है, मिड डे मील स्कीम को सैंक्शन कर रही है, इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को दिया जा रहा है, सैंक्शन करा जा रहा है, तो ये चीज़ सरकार को फिर सोच समझ के करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोई फिर पर्सन कोर्ट भी तो जा सकता है उसके खिलाफ कि गलत तरीके से सैंक्शन कर दिया गया है। और अगर जहां पर कोई ग्रीवांस है तो उस ग्रीवांस के रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड ओवरऑल देयर शुड बी सिस्टम इंप्रूवमेंट। तो इन जनरल कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, इट इज अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजंस और एक्शंस। कि आपने ऐसा करा तो क्यों करा। जैसे मतलब मान लो कोई एक कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है, वो देरी कर रही है अपने छात्रों को डिग्री देने के लिए, और उन सारे छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली बैठना है यूपीएससी के एग्जाम में, उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर में ये चीज उनको चाहिए है, लेकिन इस पे कॉलेज इन सब चीजों को लेट कर रहा है। अब डिग्री देना तो उसका काम है ना, एग्जाम देना तो बच्चों का काम था, रिजल्ट भी आ गया। तो इस केस में हम इस इंस्टीट्यूशन को, इस कॉलेज को या इस यूनिवर्सिटी को क्या अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर काउंट कर सकते हैं कि नहीं। बताओ, अकाउंटेबिलिटी है कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की कि नहीं इसका, इस केस में बिल्कुल है, क्योंकि ये जो छात्रगण है ये इससे अफेक्ट हो रहा है ना श्रेया, इनके डिसीजन से, इनके एक्शन से, कॉलेज वालों की, यूनिवर्सिटी वालों के। अकाउंटेबिलिटी cannot be enforced without transparency in the rule of law. अकाउंटेबिलिटी विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड विदाउट रूल ऑफ लॉ कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ क्यों, जहां पर आप कंप्लेंट करने जा रहे हो, जैसे जुडिशरी के पास जा रहे हो, तो वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से आपकी बात तो सुने कि नहीं सुने, है कि नहीं। अरे क्योंकि बात पता है क्यों करती है, अरे वो दिया तो यूनाइटेड नेशंस नहीं है ना, इस वजह से। वो भी अलग अलग बॉडी थोड़ी ना बात कर रही है, बस इन्होंने बनाकर कुछ अलग लिख रखा है, उन्होंने थोड़ी सी ग्रामर वहां पर चेंज कर दी है। तो गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द प्रोसेसेस हैं, दे ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स। रिस्पॉन्सिबलनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना। गुड गवर्नेंस ये रिक्वायर करता है, उसका मतलब वहां पर एक नेसेसिटी है दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ जो प्रोसेसेस हैं, दे ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ठीक है, सभी लोगों को सर्व करा जाए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के दायरे के अंदर, क्योंकि अगर किसी भी चीज में डिले करा जाएगा, डिले अपने साथ एक चीज को और डिले कर देता है, डिले वर्ड अपने साथ एक चीज को और डिले कर देता है, और वो है न्याय। न्याय हमेशा, न्याय की बात हमेशा तब नहीं होती कि जब अन्याय हुआ हो, न्याय की बात तब हमेशा होती है कि न्याय पहले ही दे दो कि अन्याय ना हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। न्याय की बात जनरली तब होती है जब किसी के साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि न्याय पहले ही दे दो ताकि अन्याय ना हो। डिले होगा तो अन्याय की कंडीशन पैदा हो जाएगी, इनजस्टिस की कंडीशन पैदा हो जाएगी, लेकिन रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज करी जाएगी चलिए, तो वो अन्याय को पैदा होने से रोक लेगा, राइट। उसकी वजह से जुडिशरी वगैरह, ये जो कोर्ट में केसेस जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स के पास जो केसेस जाते हैं, ये कम जाएंगे, राइट। तो रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, देयर शुड बी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस, सिटीजंस ग्रीवांसेस, एवरीथिंग शुड बी सिटीजन ओरिएंटेड, सिटीजन फ्रेंडली, एंड देयर शुड बी टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये की कंपोनेंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के। ओके, redressal of grievance, citizen grievance, citizen orientation, citizen friendliness, and timely delivery of services. उसके बाद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। गुड गवर्नेंस
का मतलब ये भी है कि जो प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिजल्ट प्रोड्यूस करें इनटू द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, जितने रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन दो, सबको वो चीज जो है कम से कम उसका बेस्ट रिजल्ट तो मिले, कोई भी उस चीज से वंचित तो ना रह जाए। जैसे एक लैंड है, सरकार उस लैंड पर एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने का सोच रही है जिसमें गरीब लोगों को घर एलोकेट कर जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से वहां पर ब्लॉक्स नहीं बनाए गए, वहां पर फ्लैट्स नहीं बनाए गए, उन फ्लैट्स के अंदर रूम्स जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डिजाइनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इस केस में करें तो क्या करें, हो गया रिसोर्सेज वेस्ट होगा यहां पर। तो यानी कि यहां पर इफेक्टिवनेस तो दिखाई गई लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। Thus, it also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment. कि जब हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम ये रीजन दे रहे हैं, मतलब हम ये सरकार को कह रहे हैं कि जब आप ये रीजन दे रहे हो कि यू नो जस्टिस डिलीवरी करी जाए या फिर लोगों को फायदा पहुंचाया जाए इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, और आप ये कह रहे हो कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, लेकिन आप उस रिसोर्स एलोकेशन में पर्यावरण का भी ध्यान रखो और ये भी ध्यान रखो कि ये रिसोर्सेज जो एलोकेट करे जा रहे हैं हमारी बोरो, ये हमारी कोई चलती हुई लेगेसी नहीं है, ठीक है, जो हमने पूर्वजों से दान में ली है और आगे चलकर हम इसको करेंगे, ये एक तरीके से हमने बोरो करा है ये सारे रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर जनरेशन से। ओके, फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूनेस्को ने दी है वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव नेचर। तो इस सोसाइटी की जो वेलबींग है ये डिपेंड करती है ऑन इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स मेंबर्स फील दैट दे हैव अ स्टेक इन इट एंड दे डू नॉट फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की वेलबींग किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उन सबका उसके अंदर राइट हो और उनको ऐसा फील ना हो कि दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। और इसके लिए क्या आवश्यक है? दिस रिक्वायर्स ऑल ग्रुप्स पर्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो कि वो अपने वेलबींग को इंप्रूव कर सके और उसको मेंटेन कर सके। यानी कि यहां पर सिर्फ पार्टिसिपेशन इंश्योर करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पार्टिसिपेशन इंश्योर करने से कुछ नहीं होगा। पार्टिसिपेशन के अंदर तो लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या सारे लोग आ रहे हैं? क्या सारे लोगों के पास इक्वालिटी है डिसीजन मेकिंग के लिए? और इंक्लूसिवनेस का मतलब ये होता है लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है सर्विसेज की, सरकार की योजनाओं की, पॉलिसीज की, कोई भी चीजें जो बांटी जा रही हैं, क्या सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है या पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, वो अंत्योदय जो पर्सन है, क्या उसको कवर करा जा रहा है? तब जाके वो एक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की शेप ले सकती है, वरना पार्टिसिपेशन तो कैसे भी लोगों का हो सकता है। अब ये सारी चीजें जो है ना वो कनेक्टेड है, क्योंकि अगर पार्टिसिपेशन है तो सारे लोग अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है, इक्विटेबलनेस और इंक्लूसिवनेस है वहां पर, तो फिर वो चीज कंसेंसस को भी बर्थ देगी, और जब कंसेंसस को बर्थ देगी तो फिर सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, अकाउंटेबल बनो, रिस्पॉन्सिव बनो, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो। और जब सरकार उस दायरे को तोड़ेगी तो फिर रूल ऑफ लॉ की बात आ जाएगी, खत्म हो गया सारी चीजें। अब लेकिन विजन आईएएस क्यों पढ़ा रहा था, ये देखो, कई लोग ये मानते हैं कि गुड गवर्नेंस का 9th प्रिंसिपल भी है। फिर देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे लिए, और वो है स्ट्रैटेजिक विजन। अब स्ट्रैटेजी कोई भी चीज कैसी होती है मयूर, कुणाल, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रैटेजिक विजन क्या है? इट इज अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। कि सरकार जो है वो लीप्स एंड बाउंड्स में छोटे छोटे टारगेट्स लेकर ना चले, वो बड़ा सिनेरियो भी सोचकर चले। जैसे श्रेया, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या वो शॉर्ट टर्म है? नहीं है। आपने खुद ही बोला ना, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओवर अ डिकेड, और उससे भी ज्यादा या तो लंबा पीरियड हो,
क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर खुशी आने से क्या होगा, लंबे समय के अंदर लंबी रेस के घोड़े बनो। वो जो ग्रोथ है, वो जो डेवलपमेंट के जो फ्रूट है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका रस है, वो जनता को लंबे समय के लिए देखने को मिले, भुगतने को मिले, तब जाकर वो गवर्नेंस का जो दायरा है, सॉरी जो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का जो दायरा है, तब वो मीनिंगफुल है। तो स्ट्रैटेजिक विजन के अंदर क्या है, इट रिक्वायर्स अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गुड गवर्नेंस के ऊपर और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। देयर इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज इन विच दैट पर्सपेक्टिव इज ग्राउंडेड। यानी कि स्ट्रैटेजिक विजन के अंदर हम ये भी लेकर चल रहे हैं कि लंबे समय के लिए जो भी हम गुड गवर्नेंस के दायरे को लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर हम अलग अलग लोगों के, कम्युनिटीज के 3 दायरों को कभी ना भूलें कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और लोगों का सोशल एस्पेक्ट, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि सोशल डाइवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, फूड एक्सेट्रा। और उस चीज़ को रहते हुए सरकार जो है वो काम करे लंबे समय के अंदर, उसका जो गवर्नेंस का दायरा वो ऐसे एक्सपेंड होता चला जाए। जैसे इसी का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, हिस्टोरिकल, कल्चरल और कॉम्प्लेक्सिटीज, सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि ये तीनों चीज़ें हमें ये बता रही है ना कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ यही डाइवर्सिटी एक कारण है, अगर इन तीनों चीज़ों को ले लूँ, यही डाइवर्सिटी एक कारण है कि हम स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर एक सपना तो देख सकते हैं यूसीसी का, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस। श्रेया समझ रहे हो ना, सिविल वॉर तक हो सकती है इस मुद्दे पर। वो भी तो देखना पड़ेगा, देखो, क्योंकि यूसीसी एक छोटी सी डिबेट नहीं कि नहीं मुसलमानों को ना अब ऐसा करना पड़ेगा, हिंदू को ऐसा करना पड़ेगा और सबको ऐसा करना पड़ेगा। भाई बहुत सारे लोग जो है वो ये बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, डाइवोर्स का पैरामीटर हमारे यहाँ ये नहीं होता है, तो उसके अंदर भी तो चेंज करना पड़ेगा। बड़े बड़े धार्मिक गुरु को, मौलवी साहबों को, बड़े बड़े फादर को हमें बिठाना पड़ेगा डिस्कशन पर, लोगों की राय ली जाएगी। और उसके लिए अभी हमें राइट टाइम का इंतजार है कि लोग रेडी हो जाएं उन सारे चेंजेस को अपनाने के लिए, लोग थोड़े से अपने मेंटेलिटी में थोड़े से ब्रॉड बन जाए। इस चीज को रिकॉग्नाइज हमारा देश, हमारी सरकार और कोर्ट भी करता है रिकॉग्नाइज कि इंडिया रेडी। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो रखे हैं। मयूर, मैंने पढ़ाया था ना सोसाइटी के अंदर कि ना तो हम शरिया पूरी तरीके से मॉडर्न बन पा रहे हैं और ना पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है शरिया, पता है इंडिया के साथ मेजर सोशल डायलेमा पता है कि अगर ये चाहो तो लिख सकते हो आप, इंडिया और इंडियंस अभी पूरी तरीके से मॉडर्न बनने के लिए रेडी नहीं है और पूरी तरीके से अपने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड की तरफ भी नहीं जाना चाहते हैं। उनको उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अब वो उस कगार पर खड़े के पूरी तरीके से मॉडर्न भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करो, लोगों को पिज्ज़ा खाना है लेकिन उनका फास्ट चल रहा है नवरात्रे का, तो कंसेप्ट वन हो गया नवरात्रे पिज़्ज़ा का, राइट। लोग जो हैं वो अपने घर पर फरारी और ये सारी गाड़ियां लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार उसके ऊपर तिलक लगाया जाएगा, चावल जो है वो लगाए जाएंगे, धूप जलाकर, धूप बत्ती जलाकर, दिया जलाकर उसकी आरती उतारी जाएगी, नींबू मिर्च हो सकता है उसके टायर के नीचे लगाया जाए या उससे कुछ कुचलवाया जाए, नारियल फोड़ा जाए। ये चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कि नहीं है? लेकिन घर के बाहर फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी का आना, ये सब ये किन चीज़ों को दिखाता है? मॉडर्न एस्पेक्ट को, राइट। अब व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर गुड गवर्नेंस? हमें प्रायोरिटीज को रीओरिएंट करने की आवश्यकता है। किसकी प्रायोरिटीज?
स्टेट की प्रायोरिटी, नेशन स्टेट की प्रायोरिटीज थ्रू अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन नीड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को, इनफैक्ट अगर मैं यहां पर लिखूं लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। रिसोर्सेज तो स्कैर्स ही है ना नेचर के अंदर, लेकिन ह्यूमन वर्ड्स आर लिमिटेड। अभी मैंने आपको हाउसिंग कॉलोनी का एग्जांपल बताया कि नहीं बताया? अच्छे थे वहां पर घर ना बनाए थे तो वो बेकार है। श्रेय आपको एक चीज पता होगी, जब भी इंडिया के अंदर ये हाउसिंग कॉलोनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, फिर डिजाइनिंग की बात होती है, इसके अंदर एक चीज की बहुत तारीफ होती है, चंडीगढ़ के प्लान की। चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से ये प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन करी गई है अर्बनाइजेशन की। और वहीं सबसे ज्यादा बुराई बताओ मैं किसकी होती है? ग्वालियर की। दिखाता हूं मैं आपको। चंडीगढ़ का एरियल व्यू देखो, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है, गैप 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 ऐसे 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 है, प्रॉपर, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ की गलियों में घूमे अगर जरा हम, या रोडों पे घूमे, और मैं चलो चंडीगढ़ ही डाल देता हूँ मैं। इसको अगर हम देखें, किसी को भी मान लो, जैसे गुरुग्राम के अंदर, नोएडा के अंदर ऐसे फ्लैट्स हैं, है ना, पूरी सोसाइटी बन रखी हुई रहती है, तो चंडीगढ़ में बहुत अच्छा ऐसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। अब चलो ग्वालियर की तरफ चलते हैं। ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ग्वालियर में रोडें ऐसी बन रखी हैं कि जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो और एकदम से उससे उतर रहे हो, बहुत सारी जगह की, नॉर्मल जगह की। ये देखो, कुछ भी चीजें समझ में आ रही है यहाँ पर आपको? यहाँ पर अगर गूगल मैप ना हो ना, तो आपको लोगों के एड्रेस भी प्रॉपर ना मिल सके, पहले का जमाना ऐसा था। क्या समझ में आ रहा है इसमें श्रेया? कुछ दिख रहा है ऐसा? कुछ समझ में ऐसे लग रहा है इराक सीरिया की वॉर का सिनेरियो है पूरा? ये देखो, सब हौच पौच। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर मैंने यहाँ पर इसको एग्जांपल में, यहाँ पर मैंने क्या लिया, लैंड लिया, इसको ध्यान से एलोकेट करने की आवश्यकता है, मतलब है कि नहीं है? क्या ग्वालियर दोबारा टूटकर रातों रात नया बनाया जा सकता है प्रॉपर तरीके से? आसान है, लोग मानेंगे। चंडीगढ़ को दोबारा तोड़कर कुछ चीजें चेंज करी जाए, आसान है? ये सब चीजें आसान नहीं होती हैं। मयूर, दिल्ली की बात कर लो, एक मेट्रो के रूट को, एक मेट्रो स्टेशन को तोड़कर नया बनाया जाएगा, आसान है दिल्ली के लिए? जानते हो ना फिर क्या क्या हो जाता है वहां से, कितनी दिक्कत हो जाती है, कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। अब ये सोशल सेफ्टी नेट्स मतलब क्या? जैसे इसके अंदर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो आपके कंसेप्ट हो गया फेयर प्राइस शॉप्स का, ठीक है, जहाँ पर गरीब लोगों को राशन जो होता है वो राशन कार्ड दिखाकर कम रेट में मिलता है। बीपीएल कार्ड्स की बात आप कर लो, और ऐसी अनगिनत स्कीम्स और अनगिनत चीज़ें हैं सोशल सेफ्टी नेट के दायरे के अंदर, ठीक है। अब
थोड़ी सी ब्रॉड बात करना चाहते हो आप इसको भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है रिजर्वेशन की पॉलिसीज को। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस मतलब बेसिकली ये ऑर्गन्स हैं, ये तो सारे के सारे हो जाते हैं, लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एंड जुडिशियल ऑर्गन्स, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर फिर आपकी और भी चीज़ें, और भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कवर हो जाते हैं, लाइक और चीज़ों को देखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ये सब चीज़ें भी। लेकिन वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूटिंग यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल दायरे के बियॉन्ड और भी चीज़ें जो हैं वो फिर काम करती हैं, जो कि लोगों को सर्विस डिलीवरी का काम करवाती है या फिर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच उनकी रहती है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग appropriate reforms in the functioning of parliament and increasing its effectiveness। ठीक है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है उसके अंदर एप्रोप्रिएट तरीके से रिफॉर्म आने चाहिए और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, यानी कि ड्राफ्ट बिल लाकर उसको जनता के ओपिनियन के लिए रखा जाए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इनहेंसिंग सिविल सर्विसेज कैपेसिटी थ्रू एप्रोप्रिएट रिफॉर्म मेजर्स, जो कि मैच करे उसकी परफॉर्मेंस को और अकाउंटेबिलिटी को। क्यों? सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को हमें स्ट्रेंथन करने की या फिर उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की क्यों आवश्यकता है? बिकॉज यहाँ पर देखो, क्या ये श्रेया रेड टेपिज्म है कि नहीं? डिले करना भी एक बैड गवर्नेंस का पार्ट होगा कि नहीं होगा? और उसी के साथ ये सब चीज़ें पैदा होंगी कि नहीं होगी? माल एडमिनिस्ट्रेशन, इनएफिशिएंसी, करप्शन, सीक्रेसी। ओके, थ्रू एप्रोप्रिएट रिफॉर्म मेजर्स, ताकि हम किसको अवॉइड किसको कर सकें, इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंडेंसीज लाइक रेड टेपिज्म। फॉर्जिंग यानी कि फॉर्मिंग न्यू अलायंसेज विद सिविल सोसाइटी। न्यू अलायंसेज विद सिविल सोसाइटी यानी कि किसकी बात हो रही है? सिविल सोसाइटी शुड हैव लिंक विद गवर्नमेंट डायरेक्टली, ताकि गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपनी बात समझाई जा सके और गवर्नमेंट वही पॉलिसी लेकर आए जो कि सिविल सोसाइटी चाह रहे हैं। अब इसके लिए हम एक कॉमन एग्जांपल यूज कर सकते हैं शाह, ये सिविल सोसाइटी के लोग ही तो है जो उसके अंदर काम करते हैं, नहीं है यूथ पार्लियामेंट और अन्य तरीके के प्रेशर ग्रुप्स, जिसके अंदर ये सारे आ जाते हैं। कौन है ये वाले? ठीक है। उसके बाद इवॉल्विंग न्यू फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट बिजनेस कॉपरेशन, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम गवर्नमेंट बिजनेस कॉपरेशन, बेसिकली इसके अंदर आ जाता है आपका एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, और आपने G2B अप्रोच सुनी है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना? जैसे B2B होती है, P2B होती है, पब्लिक टू बिजनेस, है ना? या ऐसी अप्रोचेज होती है, मतलब बेसिकली तो गवर्नमेंट टू बिजनेस कॉपरेशन अप्रोच, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काम करेगा वेलफेयर पर्सपेक्टिव से, और ये प्रॉफिट मेकिंग से तो काम करेगा, लेकिन हम लोग प्रॉफिट मेकिंग वर्ड को ना लिखकर हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि गुड गवर्नेंस कैसी लाई जा सकती है, ठीक है। स्टेट की प्रायोरिटीज को रीओरिएंट करा जाए, सोशल सेफ्टी नेट्स जो है रीओरिएंट क्यों करने की जरूरत है? ताकि बेसिक ह्यूमन नीड्स को कैटर करा जा सके, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है वो वेस्ट ना हो, सोशल सेफ्टी नेट्स बने,
पुअर और माइनर सेक्शंस के लिए हमारे देश में है, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता भी हमें इन्हें स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करा जा सके। रिफॉर्म्स है पार्लियामेंट के अंदर, रिफॉर्म्स है सिविल सर्विसेज के अंदर, सिविल सोसाइटी के साथ एक तरीके से गठबंधन बनाकर सरकार काम करे, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करे, और सरकार जो है वो एक दायरा भी खोले ताकि बिजनेसेस देश में ग्रो हो सके, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके। और यहीं से ये जो गवर्नमेंट बिजनेस कॉर्पोरेशन जो होगा ना, इसी की वजह से ये इनवाइट होगी हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।